जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है द इनकम टैक्स मैन चैप्टर 3 की एक्सरसाइज। तो इसकी ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी थी और इसकी समरी भी होपफुली आप लोगों ने देख ली होगी। तो सबसे पहले इसकी वोकेबलरी वगैरह देखते हैं। तो इसकी प्री रीडिंग पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन भी मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहला वर्ड है असेसर। असेसर के सिनोनिम है इवेल्युएटर, अप्रेजर, एग्जामिनर। कोल्ड आइज का क्या मतलब होता है? जो बंदा फ्रेंडली ना हो, अनइमोशनल, डिटैच या डिस्पैशनेट। कन्वर्सेशनल का क्या मतलब होता है? अडॉप्ट अ कन्वर्सेशन और मैनर के किसी भी तरह किसी से कोई बात करना। इसका क्या है? चैटी, इनफॉर्मल, कोलोकियल। डिटरमिनेंट का क्या है? रेजोल्यूट, स्टीडफास्ट, कमिटेड। ड्रॉप इन द ओशन का क्या मतलब है? मतलब पूरे समंदर में एक कतरा, मतलब जब आपकी छोटी सी मेहनत या काविश हो। इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है या स्मॉल कंट्रीब्यूशन, इसके सिनोनिम्स है। उसके बाद है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का क्या मतलब होता है? ऐसी चीज जो एक्सप्लेन आसानी से ना की जा सके। ये आपने जनरली भी सुना होगा कि वो बड़ी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है। इसे क्या कहते हैं? इनिग्मेटिक, पजलिंग या क्रिप्टिक। उसके बाद है स्वेयर। स्वेयर किसको कहते हैं? कसम खाने को कहते हैं। इसके सिनोनिम है ओथ, प्लेज या वाव। तो उसके बाद हमारे कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं हम। पहले प्री रीडिंग क्वेश्चन है। प्री रीडिंग है, वाई आर वी सोशली एंड मॉरली ऑब्लिगेटेड टू पे आवर टैक्सेस ऑनेस्टली। कि क्यों हम पे ये ज़रूरी होता है कि हम किसी भी मुल्क में अगर रहते हैं तो उसके टैक्स वगैरह पे करें। एज अ टीचर, आई बिलीव वी मस्ट पे टैक्सेस ऑनेस्टली to fund public services like schools, hospitals, and roads that benefit everyone. It's a moral duty to contribute fairly, ensuring the society thrives and students learn in a supported system. होता क्यों है? क्योंकि आपकी कोई भी रियासत जो होती है वो टैक्सेस पे चल रही होती है। अनफॉर्चुनेटली हम जिस कंट्री में रहते हैं हम शिकायत तो बहुत करते हैं, लेकिन ये है कि हर बंदा अपना हिस्सा भी अदा नहीं कर रहा जितना करना चाहिए। लेकिन ये लिंक्ड भी है क्योंकि वो लोग यही कहते हैं कि जब गवर्नमेंट हमें सहूलियात नहीं दे रही तो फिर हम क्यों टैक्सेस दें। बहरहाल, हमेशा कंट्री जो तरक्की कर चुके हैं जो ममालिक, उनमें ये टैक्स का जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा सिस्टम है। ऐसा नहीं होता कि बड़े लोग नहीं देते और छोटे लोगों से लिया जाता है, ऐसा नहीं होता। उसके बाद है, वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ द टैक्स कलेक्शन सिस्टम? एक्सप्लेन। एज अ टीचर आई वुड नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन। माई पैशन इज एजुकेटिंग स्टूडेंट्स, नॉट नेविगेटिंग ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, ये मैंने अपने मुताबिक लिखा है, आप अपने मुताबिक लिख सकते हैं अगर आपको लगता हो कि आप इसमें जाना चाहते हैं। टैक्स कलेक्शन involves complex ethical issues and enforcement challenges which don't align with my role in fostering learning and growth. ठीक है, तो ये मेरे नेचर के मुताबिक नहीं है, तो आई वोंट गो इनटू दैट। उसके बाद वाइल रीडिंग क्वेश्चन है, while the narrator talks and the visitor laughs, what is the narrator thinking about? The narrator is thinking about strategically uncovering the details of the visitor's mysterious business without revealing his own intentions. वो ये सोच रहा होता है कि मैं क्या करने आया हूँ और ये क्या बता रहा है। He plans to use a deep trick by sharing details of his own business to make the visitor feel comfortable and inadvertently reveal information about his own affair. पहले वो ये चाह रहा होता है कि मैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले लूँ। बाद में उसे पता चलता है कि जिस बंदे के सामने वो बड़ी बड़ी छोड़ रहा था वो होता ही टैक्स डिपार्टमेंट से है, और वो उसे एक वर्का थमा के चला जाता है कि ये आपने टैक्स अब पे करने हैं। How does the narrator feel when the visitor stands up without telling anything about his business? ठीक है, तो narrator likely feels disappointed and frustrated as he had been determined to extract information about the visitor's business through his conversational strategy. The visitor's departure without revealing anything suggests that the narrator's plan failed, leaving him with unresolved curiosity and sense of being आउट मैन्योवर्ड। ठीक है, तो करता वो क्या है? वो पहले सुन रहा होता है, ये चाहता है कि मैं उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाऊंगा। तो ये शायद जाहिर सी बात है, जब वो विजिटर चला जाता है तो बाद में इसे पता चलता है कि भाई ये तो जिससे मैं छुपना चाहता था ये तो वही था, और उसे सब कुछ अपने ही जबान से बता भी चुका होता है। उसके बाद देखें, व्हाट डज द नरेटर फाइंड इनसाइड द इन्वेलप ऑफ द विजिटर गिव्स हिम। जो वो विजिटर उसे एक इन्वेलप दे के जाता है उसमें वो क्या होता है?
The narrator finds an income tax form inside the envelope containing a long list of intrusive questions about his private affairs, spanning 4 pages of the small print. These questions are described as skillfully designed to make it difficult to underreport income without lying, causing and the narrator to feel shocked and overwhelmed. तो ये क्या करता है, उसे लंबी लंबी छोड़ने के लिए ये समझता है कि मैं उसे इम्प्रेस कर रहा हूँ, उसे कहता है कि इतने लाख डॉलर मेरे, मैंने बुक पब्लिश की थी, यहाँ से आए, और इतने हज़ार मेरे यहाँ से आए। तो वो तो होता ही टैक्स डिपार्टमेंट से है, क्यों? क्योंकि इसने डॉक्यूमेंट्स में झूठ लिखवाया होता है ताकि मुझे टैक्स कम देना पड़े। तो वो इसे वर्का थमा के चला जाता है जिसमें सारा कुछ लिखा होता है कि किसका कितना अब आपने टैक्स पे करना है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन। What does the narrator decide to do from then on about his income? ठीक है, तो वो क्या करता है? The narrator decides to follow the advice of the wealthy man and manipulate the tax allowances to significantly reduce his reported income. ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है? अपने किसी अमीर दोस्त से मिलता है कि कैसे मैं टैक्स कम से कम पे करूं। By claiming deductions for various expenses and losses, he reports his income as $1,250, of which 1,000 is tax exempt, and swears to his reduced figure at tax office, despite feeling that his soul is coated with a thick layer of lies and losing his self-respect. This suggests that he intends to continue using such tactics to minimize his टैक्स लायबिलिटी इन द फ्यूचर। अब होता क्या है, ये अपने किसी अमीर के पास, दोस्त के पास चला जाता है कि यार तुम तो टैक्स पे करते हो, कि मुझे बताओ कि किस तरह से मैं अपने एक्सपेंसेस इधर उधर करूं और मुझे टैक्स कम से कम पे करना पड़े। तो इसका क्या है कि ये टैक्स तो बहुत कम दे देता है, वो इसे बेईमानी बता देता है, गवर्नमेंट को ये मैनिपुलेट कर लेता है, लेकिन बात वही है ना, ज़मीर तो फिर आप पे लानतें भेजता रहता है। आपको पता होता है कि आपने कहाँ पे झूठ बोला है, कहाँ पे सच बोला है। ठीक है, तो इसका जो ज़मीर है वो इसे झंझोड़ता रहता है कि भाई तूने गलत काम किया है। उसके बाद आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑथर्स फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द विजिटर? द ऑथर initially finds the visitor, who introduces himself as an assessor, unfamiliar and mysterious, as he does not fully understand the term assessor or the nature of his business. वो कहता है कि मैं असेसर हूँ। असेसर जनरली अगर देखा जाए तो अंदाज़ा लगाने वाले को कहते हैं। अब इसे ये पता नहीं चलता कि वो टैक्स डिपार्टमेंट का असेसर है। Despite this, he is glad to meet him and invites him to sit down, indicating a polite and welcoming attitude. क्योंकि इसे पता नहीं होता तो ये बेचारा उसे इनवाइट भी करता है और साथ बैठने को भी कहता है उसे। Do the opening lines of the unit contain any hidden implication? Describe briefly. Yes. The opening lines imply a sense of naivety, ठीक है, नाइव जिसे कहते हैं ना हम, naivety or ignorance on the author's part about the visitor's role as an assessor, hinting at his lack of awareness about the tax related matter. तो ये शो करता है कि जो उसे बता रहा है अपनी सारी स्टोरी, तो इसे पता नहीं है, ये इतना ज़्यादा भी भोला नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जलालुद्दीन रूमी ने कहा था ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन। कोई भी काम जब हद से बढ़ जाए ना, वो नेगेटिविटी में चला जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नाइव बन रहा है, उसके साथ बहुत ज़्यादा पोलाइट बन रहा है। द फ्रेज सेटल डाउन एंड द आथर्स कंफ्यूजन अबाउट द असेसर्स बिजनेस certainly suggest an upcoming confrontation with the bureaucratic or financial obligation, setting a tone of impending trouble. उसके बाद होता क्या है, जाहिर सी बात है, फिर वो उसके मुताबिक उसे टैक्स देने पड़ते हैं गवर्नमेंट के। Why did Arthur start asking the stranger about his business? The author asks about the stranger's business to maintain a conversational and friendly demeanor, as he feels that someone in the important position of keeping a house should be sociable. Additionally, he is curious and determined to uncover the details about the assessor's mysterious business without revealing his own ignorance, using a strategic approach to extract the information. ठीक है, तो देखें, स्ट्रेंजर उसके बिजनेस के बारे में जानना चाहता है, लेकिन बदले में वो क्या करता है, इसके बारे में ही जान के सारा कुछ चला जाता है। Is the author against paying taxes or just criticizing people who do not pay taxes? ठीक है, क्या कहता है, इज द ऑथर अगेंस्ट पेइंग टैक्सेस? क्या वो टैक्स पे करने के खिलाफ है
या सिर्फ और सिर्फ लोगों को तनकीदी नुक्ता नज़र से बता रहा है कि करना चाहिए या नहीं। द ऑथर इज नॉट एक्सप्लिसिटली अगेंस्ट पेइंग टैक्सेस, ठीक है, कहीं पे भी क्लियर ये नहीं है कि वो इसके खिलाफ है, बट इज क्रिटिकल ऑफ द टैक्स सिस्टम एंड दोज हु मैनिपुलेटेड, लेकिन इसके बारे में वो तनकीदी नुक्ता नज़र बता रहा है कि जो लोग चीज़ें छुपा के टैक्स नहीं देते रियासत को। ही डिस्क्राइब द टैक्स फ्रॉम एज फिल्ड विद द impolite questions designed to exaggerate income, ठीक है, तो वो इस भी चीज़ को बताता है कि कैसे वो अपनी इनकम को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। एंड ही फॉलोज द एडवाइस ऑफ अ वेल्थी मैन हु अवॉइड्स टैक्सेस थ्रू द क्लेवर अलाउंसेस, indicating frustration with the system's complexity and the moral compromises it encourages। और तो फिर वो बता रहा है कि किस तरह से अखलाकियाती तौर पे हम इंसान बहुत पीछे हैं। Why did the author call his cook and say, "Hold me while I faint"? The author calls the cook and says, "Hold me while I faint," as a dramatic reaction to the shocking realization that the envelope from the assessor contains an income tax from with from with complex and intrusive question. This hyperbolic expression reflects his dismay and sense of dismay कहते हैं मायूसी को, and sense of being overwhelmed by the unexpected tax obligation। ठीक है, जब वो वर्का खोलता है इनवेलप तो वो कहता है कि ओ भाई मुझे थोड़ा सा थामो, ठीक है, पकड़ो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इन व्हाट वे वाज द ऑथर एबल टू सेव इनकम टैक्स? The author saved income tax by following the advice of the wealthy man who cleverly manipulated the list of the allowances by claiming deductions for state, national and city taxes, losses from the flood and fire, property sales, animal sales। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं तो उसने सारा कुछ मैनिपुलेट करके बता दिया कि मुझे यहाँ यहाँ लॉस हुआ तो फिर उसका आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। What did the envelope contain? The envelope contained a form for reporting the income for tax purposes, along with a long list of the detailed and intrusive questions about the author's private affairs, spanning 4 pages of the small print. These questions were designed to make it difficult to underreport the income without lying। ठीक है, तो ये क्योंकि झूठ बोल रहा था तो उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे कि आपने ये झूठ बोला हुआ है तो वो आपने अब नहीं छुपा सकते आप। उसके बाद है 8, हाउ वाज द ऑथर एबल टू सेव इनकम टैक्स? द ऑथर सेव्ड इनकम टैक्स बाय कंसल्टिंग अ वेल्थी मैन हु एक्सपर्टली अरेंज्ड डिडक्शंस including state, national, and city taxes, losses from the natural disaster, property and animal sales, rent payments, and repairs. This reduced his reported income to 1250, with the 1000 being tax exempt, so he only paid the tax। क्योंकि $1000 तक उन पे टैक्स था, 1000 से ऊपर जितना भी अमाउंट थी उस पे $1000 तक टैक्स नहीं था, 1000 से ऊपर जितनी भी थी उस पे आपने टैक्स देना था। तो उसने टोटल $1250 शो किए, 1000 रुपये एग्जाम्प्ट हो गए जिस पे टैक्स नहीं देना था, $250 पे उसने टोटल टैक्स दिया। व्हाट इज योर इम्प्रेशन अबाउट द वेरी बेस्ट ऑफ द रिच मैन ऑफ द सिटी? ठीक है, the very best of the rich men of the city are portrayed as morally questionable despite their high social and business standing. The wealthy man, the author consults, manipulates tax allowances to drastically reduce reported income, suggesting a lack of integrity। The author's sarcastic tone, ठीक है, जो इसका मज़ाही अंदाज है तंज वाला, and eventual loss of the self-respect after following this advice imply that these men prioritize wealth preservation over honesty, exploiting the system for the personal gains। अब होता क्या है, इसमें ये बताया गया है कि लोग आजकल पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं ना कि अखलाकियात को। इंसान की मॉरल ऑब्लिगेशन क्या होती है कि सच बोले, लेकिन वो क्या करता है, पैसे को वैल्यू दे रहा है कि मुझे टैक्स कम देना पड़े, लेकिन वो अपने मॉरल वैल्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपकी ये ब्लैंक्स हैं, कंप्लीट द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट आंसर। आई वाज डिटरमिन्ड, ये चैप्टर के अंदर से ही दिए गए हैं, ठीक है। आई वाज डिटरमिन्ड टू फाइंड आउट ऑल अबाउट, ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टीरियस आएगा, इंटेंड है, गाट अप है, कंटेंड है, अनबिलीवेबल है, अलाउंसेस है, टैक्स है और स्वेयर है।
तो ये हो गया। उसके बाद आपकी ये ओरल कम्युनिकेशन है, ये आपको क्लास में टीचर ही बता देंगे कि किस तरह बोलना है, क्या बोलना है, जब बोलना हो तो कैसे बोलना है, इसी की प्रिपरेशन है। उसके बाद ग्रामर है, टाइप ऑफ नाउन्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इन पे ज़्यादा टाइम मुझे स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन है, जो ख़ास चीज़ें होती हैं प्रॉपर नाउन होते हैं। देखें, जॉन है, लंदन है, कोका कोला है। कॉमन वो होते हैं जो आम होते हैं, जैसे कैट, बिल्ली, सिटी, बुक। ठीक है। अब कंक्रीट नाउन वो होता है जिसको आप टच कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते। काउंटेबल वो होते हैं जिनको आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और इनको शो करने के लिए या ए लगाया जाता है इनके साथ, या फिर मैनी लगाया जाता है। अनकाउंटेबल वो होते हैं जो काउंट नहीं हो सकते, इनके साथ मच लगाया जाता है। ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स कौन सा होते हैं? जो ग्रुप की सूरत में जिनका नाम लिया जाता है, जैसे टीम, फैमिली, फ्लॉक। फ्लॉक कहते हैं किसी भी चीज़ के ग्रुप को। फ्लॉक ऑफ द बर्ड, फ्लॉक ऑफ द शीप। ठीक है। उसके बाद कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो दो चीज़ों से मिलकर बनी हो। अब देखें, कप एंड केक, इसमें भी दो हैं। फुट एंड बॉल, इसमें भी दो वर्ड हैं। रेन एंड कोट, रेन कोट, इसमें भी दो वर्ड हैं। तो ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है। पोजेसिव नाउन है। पोजेसिव पोजेशन से निकला है। पोजेशन मलकियत को कहते हैं, किसी भी चीज़ पे कब्जे को कहते हैं कि आपकी मलकियत क्या है। तो मैं क्या कहूँगा, व्हाट इज़ योर पोजेशन। जॉन्स कार, अब ये जो पोजेसिव एस है जॉन्स, ये उसकी पोजेशन बता रहा है कि जॉन की कार की बात हो रही है। इसी तरह द डॉग्स टॉय, एक खिलौना। ठीक है। उसके बाद जेरेंड है। जेरेंड क्या होता है? जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप आईएनजी ऐड करें और उसके लिए ये शर्त है कि वो एज अ नाउन फंक्शन करे, उसे जेरेंड कहते हैं, उसे जेरेंड कहते हैं। उसके बाद आपकी एक्टिविटी है। प्रॉपर नाउन मैंने लिख दिए हैं, कॉमन नाउन भी लिख दिए हैं, कंपाउंड नाउन भी लिख दिए हैं, कलेक्टिव नाउन, ये सारे देख लीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसको ज़्यादा डिटेल ज़रूरत है। उसके बाद फ्रेजल वर्ब हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? सबसे पहले तो इस बात को समझे ना, फ्रेज से निकला है फ्रेजल वर्ब। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेजल वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब वैसे तो एक ही वर्ड होता है, जब उसी के साथ आप प्रेपोजिशन ऐड कर देते हैं उसे वो क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड हो जाता है ना, तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक है। अब देखें टाइप ऑफ फ्रेजल वर्ब, देखें ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, जिसके बाद हमेशा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। शी गेव अप, अब देखें गेव है, अप है, गेव अप, ये हमारे पास क्या है? फ्रेजल वर्ब है। हर जब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है। इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, ही वोक अप लेट, अब ये जो लेट है ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे पास क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। तो ही वोक अप लेट ये हमारे पास हो गया, ये इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब हो गया। उसके बाद है सेपरेबल फ्रेजल वर्ब। सेपरेबल फ्रेजल वर्ब वो होते हैं जिनके बीच में आप कोई लफ्ज लगा दें तो मीनिंग ज़्यादा चेंज नहीं होता। अब देखें, शी टर्न ऑफ द लाइट्स, ठीक है, ये इस तरह भी ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं शी टर्न द लाइट्स ऑफ। अब टर्न और ऑफ के दरमियान द लाइट्स आ गया तो इसका मीनिंग फिर भी ठीक है। ये सेपरेबल होते हैं। इनसेपरेबल क्या होते हैं? जो अगर इधर उधर कर दिए जाएं तो उनका मीनिंग सही नहीं होता। अब देखें इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब कौन से हैं? द वर्ब एंड द पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड। वी रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, वी रैन इनटू, कि हम एक पुराने दोस्त की तरफ भागे, तो अब ये नहीं कह सकते आप वी रैन। ठीक है। और इसके बाद आप कह दें एन, एंड टू, बहरहाल ये इनको आप इनसेपरेबल है, ये इनको आप अलहदा नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ आपके ईडियम्स दिए गए हैं। कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब, ये कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब है, ईडियम के तौर पे भी ये इस्तेमाल होते हैं। लर्न एंड प्रैक्टिस दिस कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब इन योर डेली रूटीन। अब देखें ब्रेक डाउन है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ फंक्शनिंग अपनी छोड़ दे। द कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, ठीक है, कार ने अपना काम छोड़ दिया। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ को ऊपर लाना या किसी भी चीज़ को परवरिश करना या परवान चढ़ाना। शी ब्रॉट अप द इशू इन द मीटिंग। ठीक है। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ ओ डबल एफ आया हुआ है तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को कैंसिल कर देना। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की तह तक पहुंचना, किसी भी चीज़ का हल निकालना। आई नीड टू फाइंड आउट वेयर ही लिव्स। गिव अप, गिव अप का मतलब होता है तर्क कर देना, छोड़ देना, हार मान जाना, सरेंडर कर देना। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, अपने ख्वाबों को तुमने तर्क नहीं करना। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ की देखभाल करना।
आई एम लुकिंग आफ्टर माई यंगर ब्रदर टुडे। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज को जब आप जज्बात की नजर से देखते हैं, आप वेट कर रहे होते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज, ठीक है, कि मैं छुट्टियों का बड़े जज्बे से वेट कर रहा हूँ। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है जैसे कोई चीज डिले कर देना, उसमें ताखीर कर देना। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक। रन एंड टू, रन एंड टू का मतलब होता है कोई भी चीज जब बिला वजह या बगैर किसी तवक्को के आपको मिल जाए। आई रैन इन टू माई टीचर एट द मॉल, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली कि मेरी टीचर से मुलाकात हो गई। आई रैन इन टू माई टीचर एट द मॉल। टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव और लीव द ग्राउंड, ठीक है। लीव द ग्राउंड किसके लिए इस्तेमाल होता है? जहाज के लिए, कहते हैं ना कि जहाज ने टेक ऑफ कर लिया है। तो रिमूव क्लॉथ के लिए भी, किसी कपड़े उतारने वगैरह के लिए भी टेक ऑफ यूज होता है। द प्लान टुक ऑफ ऑन टाइम, जहाज ने वक्त पे उड़ान भरी। टर्न डाउन, रिजेक्ट एन ऑफर और रिक्वेस्ट, ठीक है, किसी भी तरफ से कहीं पे आपको कोई ऑफर आई हो तो जब आप उसे डिनाई कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं तो उसे टर्न डाउन कहते हैं। शी टर्न डाउन द जॉब ऑफर। वर्कआउट, वर्कआउट का मतलब होता है एक्सरसाइज वगैरह करना या भी किसी भी चीज का सोल्यूशन ढूंढना। दे फाइनली वर्क आउट देयर डिफरेंसेस। मेकअप, रिकनसाइल और इन्वेंट अ स्टोरी, ठीक है। मेकअप मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा ये वर्ड है, ये आप जनरली हम सुनते रहते हैं। दे मेड अप आफ्टर देयर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। बैक आउट, विदड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट। बैक आउट का मतलब होता है अपनी किसी भी बात का ख्याल ना रखना, अपने लफ्जों पे कायम ना रहना, बात से पीछे हट जाना। शी बैक्ड आउट द एग्रीमेंट लास्ट मिनट, उसने आखिरी लम्हे पे अपने एग्रीमेंट से पीछे हट गई। कट डाउन ऑन, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के अखराजात को कम करना क्या कहते हैं? कट डाउन ऑन। यू शुड कट डाउन ऑन शुगर, ठीक है, तुम्हें अपनी चीनी कम करनी चाहिए। उसके बाद देखें राइटिंग है, समरी स्किल्स हैं कि किस तरह से समरी आपने लिखनी है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट समरी होती है, ये ग्रीन मार्क्स आप पढ़ लिया करें जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट होती है जो चीज़ आपको दी गई है। मेन थीसिस ऑफ द वर्किंग बीइंग समराइज, आपने मेन चीज़ें समराइज करनी होती हैं, माइनर चीज़ें नहीं लिखनी होती। अ फ्यू की स्पोर्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, आपको उसी को कम करना होता है। टू असेस अ पीस ऑफ मीडिया क्विकली, ताकि आप उसे अच्छे तरीके से असेस कर सकें। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? इम्प्रूव कंप्रीहेंशन, जब आप एक चीज़ को समझते हैं फिर उसे अपने अल्फाज में लिखते हैं तो आपकी कंप्रीहेंशन इम्प्रूव होती है। इन्हेंस मेमोरी रिटेंशन, फिर आपकी मेमोरी भी अच्छी हो जाती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जाहिर सी बात है एक बात को आप समझ के लिख रहे हैं तो अपने अल्फाज में लिख रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग है, इससे आपका तनकीदी नुक्ता नज़र जो होता है वो इम्प्रूव होता है। करेक्टरिस्टिक्स हैं ये, आप एक्यूरेसी उसमें कैसे ला सकते हैं। न्यूट्रलिटी, आपने उसमें अपनी ओपिनियन ऐड नहीं करनी होती, जो चीज़ होती है बस वही लिखनी होती है। कंसाइजनेस, के उसे कम से कम अल्फाज में लिखना है। कंप्लीटनेस, और वो पूरी होनी चाहिए। हाउ टू राइट एन ऑब्जेक्टिव समरी, रीड एक्टिवली, अगर आपने एक एक्टिव समरी लिखनी है तो एक्टिवली रीडिंग करेंगे, आपको समझ आएगी, तभी आप कुछ ना कुछ पेपर पे लिख पाएंगे। आइडेंटिफाई द की आइडियाज़ लिखने होते हैं, ये ना हो कि माइनर डिटेल आप लिख दें और कोई मेन पॉइंट मिस हो जाए। फोकस ऑन व्हाट नॉट द वाई, ठीक है, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इस चीज़ को भी आपने देखना है। और सबसे अच्छी चीज़ होती है पैराफ्रेज। पैराफ्रेज का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपने अल्फाज से लिखना, अपने अल्फाज में लिखना। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, जिस वजह से हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है। मैं कहता हूँ चैट जीपीटी लाजमी यूज़ करें, लेकिन उसकी हेल्प लें, वहाँ से चीज़ पढ़ लें, लेकिन जब आपने अपना होमवर्क लिखना हो ना उस वक्त चैट जीपीटी को सामने से हटा दें, वहाँ से समझ लें, फिर अपने अल्फाज में लिख दें। सिंपल। चेक फॉर एक्यूरेसी, उसके बाद आपने एक्यूरेटली चेक करना होता है कि जो जो चीज़ हमने बयान की हुई है ठीक बयान की हुई है, कहीं पे कोई गलत तो नहीं लिखा हुआ। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव समरीज, एकेडमिक सेटिंग में अगर देखा जाए तो स्टडी के लिए, नोट टेकिंग वगैरह के लिए चीज़ें अच्छी होती हैं। प्रोफेशनल सेटिंग के लिए भी सेम वही कि मीटिंग मिनट्स जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको मीटिंग मिनट्स कहते हैं, वो आप नोट करते हैं। पर्सनल यूज़, आप इसी तरह अगर आपने सारा दिन गुजारा है तो आप सिर्फ मेन मेन काम अपने लिख देते हैं कि मैंने क्या क्या किया था, तो ये आपकी ऑब्जेक्टिव समरी हो जाती है पर्सनल यूज़ के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। होपफुली किसी न किसी हद तक मैंने आप लोगों के लिए चीज़ें आसान की होंगी। थैंक यू सो मच।